किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लेकर राजी नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। मैडम ये देखिए कह तो रहे कर देंगे तो चलने की हालत है इसकी क्या? हमें बेड नहीं चाहिए, कम से कम मरीज को ऑक्सीजन तो दे दीजिए ताकि उनका कम से कम जान तो बचे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कोरोना के मामले में देश भर में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। दुनिया में किसी भी देश में एक दिन के भीतर इतना संक्रमण नहीं आया जितना हिंदुस्तान में आने की शुरुआत हो चुकी। चुनौतियां रोज विकराल होते जा रही हैं, लेकिन चुनौतियों के मुकाबले कोशिशें कितनी हो रही हैं, तैयारियों का आलम क्या है? आज श्वेत पत्र में कोरोना 2.0 का समाधान 2.0। मुल्क के माथे पर संक्रमण की गहरी सलवटें। जितने आश्वासन हैं, दर्द की दास्तानें उनसे ज्यादा हैं। मेरा हाथ जोड़ के मिलती है, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। तो बाइक चला के रोता हुआ है उसके लिए, लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा। सुबह भर्ती किया था, मर गया, ऑक्सीजन नहीं मिला। गाड़ी में बिना ऑक्सीजन के बैठा था। अब ये नहीं पता कि मैं वहाँ पे जाऊंगा तो क्या होगा। चरमराती व्यवस्थाएं हालात को रफू करने की कोशिशें कर रही हैं। सरकारें, समाज, साइंस सब जूझ रहे हैं, लेकिन मुश्किल है कि बढ़ती जा रही है। दिल सोचता है कि सब जल्दी सही हो जाएगा, दिमाग पूछना नहीं छोड़ता कि कमी कहां रह रही है। बीते 24 घंटे बताते हैं कि इतनी देर में 3,46,786 लोग बीमार हो गए और 2,624 लोगों की जान चली गई। सरकारों के, संस्थाओं के दावे और वादे दोनों हैं। यहां से हम बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे, जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। 20 अप्रैल को जो भारत सरकार के अस्पताल हैं, मैंने ब्यौरा यहाँ नीचे आपके साथ साझा किया है, इनमें 2,105 बेड बढ़ा दिए गए, 1,875 ऑक्सीजन के बेड और 230 आईसीयू के बेड। आने वाले दिनों में हम 164 ऑक्सीजन बेड और 122 आईसीयू बेड जोड़ रहे हैं। ये अगले 2 सप्ताहों में जुड़ जाएंगे। सियासत के पक्ष और विपक्ष इरादों की इच्छा शक्ति को लेकर रस्साकशी कर रहे हैं। वैक्सीन कब अवेलेबल होगी जो आज मार्केट में नहीं है? ऑक्सीजन और दवाइयां मार्केट में कब तक आएंगी? हॉस्पिटल्स के अंदर बेड कब तक बढ़ेंगे? सरकार की क्या तैयारी है? 1 वर्षों में सरकार ने क्या कार्य किए? पीएम केयर फंड में जो राशि आई उसको लेकर क्या सरकार ने काम किया? कहां कहां कोविड हॉस्पिटल बने? क्यों ऑक्सीजन की कमी है? अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं? इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपने सरकार की कोई जिम्मेवारी, जवाबदेही नहीं बताई। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। टीकाकरण के पहले चरण से ही गति के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों तक, जरूरतमंद लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। सवाल लाजमी है, ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? दवाइयां कम क्यों पड़ रही हैं? बेड्स की मारामारी आखिर क्यों है? परेशान आम आदमी आखिर किससे आस लगाए? आखिर परिस्थितियां इतनी गंभीर कैसे हुई? हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रेफर किया जाता है पेशेंट को, और आने के बाद बेड फुल बताते हैं। इसमें हम लोगों की क्या गलती? लोग बहुत पैसा हाथ में लेके घूम रहे हैं, बट उन्हें जगह नहीं मिल पा रही है। हॉस्पिटल की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए हॉस्पिटल एडमिशन नहीं ले पा रहा। मेरे पास तो अभी आधे घंटे का ऑक्सीजन शॉर्टेज है ओनली। रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि भैया आप हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर भर दीजिए और हमको अपने पेशेंट की जान बचानी है। सप्लाई कम है नो डाउट, लेकिन रिक्वायरमेंट डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है और लोग इसको स्टॉक कर रहे हैं घरों में, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। दर्द, उम्मीदों और कोशिशों के बीच कहां खड़े हैं हम? ये हम आज आपको दिखाएंगे। हम आज तैयारियों और कमियों के बीच क्यों बढ़ रहा है देश का दर्द, ये भी दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कोरोना से संघर्ष करते देश की सच्चाई पर श्वेत पत्र। जब पहली लहर आई थी उस समय ऐसा लगा था मानो समूचे देश ने मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ा है। नेतृत्व केंद्र का था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे राज्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। हर राज्य का कोरोना की इस दूसरी लहर से
डील करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग जरूर है, लेकिन लगभग हर जगह से अस्पतालों में दाखिले तक के लिए संघर्ष की वही कहानी सुनाई पड़ रही है। बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों वाली दिल्ली में लाइन लगी। यहाँ भी बेड फुल हो गया है। वही तो बोल रहे हैं, बेड फुल के लिए इसमें हम लोगों की क्या गलती आती है? अभी तो बहुत सारी एम्बुलेंस यस मैम, वो तो देख रहे हो, आप भी खुद देख रहे हो कितना लाइन लगा हुआ है। हर जगह बेड फुल ही बता रहे हैं। एम्बुलेंस वालों को बोलते कि लेके कहाँ जा रहे हो? हम लोग क्या है सर, जहाँ से रेफर करेंगे हम लोग को तो वहीं लेके जाना पड़ेगा। विकास के चमकते दावों वाली गुजरात में लाइन लगी। ये सरकारी गवर्नमेंट 1200 बेड का अस्पताल है, यहीं पे लोगों को एडमिट होना पड़ रहा है। एम्बुलेंस के लिए भी 7-7, 8-8 घंटों का वेटिंग चल रहा है। वैसे में जो मरीज को एम्बुलेंस भी मिल जाता है तो यहाँ पे उनको रात को 1 बजे से लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आएगी। करीब अब तक 10 घंटे से ज्यादा हो चुका है एम्बुलेंस का इंतजार, और ये सारी प्रोसीजर जो है वो करीब 20 घंटे का वक्त ले रही है, जिसके चलते कई पेशेंट ऐसे हैं जो एम्बुलेंस में ही सीरियस हो जाते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लाइन लगी है, लखनऊ में लाइन लगी है, भोपाल में लाइन लगी है, दिन में लाइन लगी है, रात में लाइन लगी है। अस्पताल नहीं मिला है, क्या करें? घर पे देखभाल तो करनी ही है किसी तरह, अपनी समझ से जो हो सकता है, जो घर में वो तो करना ही है। हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल में से वापस कर दिया गया, और कोरोना वाले जितने भी हेल्पलाइन नंबर थे सब पे फोन किया, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं। बेल जारी लगा था लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। इलाज के इंतजार में मरीजों की अंतहीन लाइन लगी है। हम लोग किसी भी हॉस्पिटल में कहीं पे बेड नहीं मिले, कहीं बेड नहीं मिले। कोशिश करी कि हमने पहले हम लोग सिविल गए, उन्होंने इमरजेंसी में ऑक्सीजन दिया, फिर अपोलो, हमने मेडांता, फिर उसके बाद PGI, KGMU और राममनोहर लोहिया, सहारा, सारे हॉस्पिटल ट्राई कर लिए। सिर्फ इस पर्पज से उन्होंने लिया कि उनको कोविड का सिम्टम लग रहा था। कोई टेस्ट नहीं हो रहा कोरोना का, परेशान हो रहे हैं कोरोना का टेस्ट के लिए, कोई टेस्ट कराते। बीमार इतना है आदमी कि वो टेस्ट नहीं कराने जा सकता, लेकिन कोई हॉस्पिटल बिना टेस्ट के लेने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को सब कह दिया गया कि बगैर टेस्ट के भी एडमिट किया जाएगा, उसके बाद भी नहीं ले रहे। कोई टेस्ट हो ही नहीं रहा भैया, कहीं बिना टेस्ट के कोई नहीं ले रहा है। बहुत बुरी स्थिति है। इसके सहारे कितनी देर चला लेंगे, ये भी कैसे ला रहे हैं अरेंज करके पता नहीं है। ये सही है कि इस बार संक्रमण का पैमाना ऐसा है जो अप्रत्याशित है। पॉजिटिविटी रेट हाई है। दिल्ली जैसे शहर में तो हर मिनट लगभग 20 लोग संक्रमित हो रहे हैं, और कोरोना के ताजा स्ट्रेन के कारण मरीजों में गंभीर लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती करवाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता। डॉक्टर गुलेरिया, एक ऐसा लग रहा है कि इस बार जो कोरोना 2.0 में सिम्टम्स आ रहे हैं वो ज्यादा गंभीर आ रहे हैं, मरीज ज्यादा गंभीर है। आपके हिसाब से ऐसा नहीं है? आपके हिसाब से यही है कि 50% मरीजों को जरूरत पड़ रही है, या फिर आप इस पर एक आंकड़ा नहीं देना चाहेंगे? नहीं, अगर हम पूरे आंकड़े देखें तो परसेंटेज वाइज वही आंकड़े हैं। मतलब 85% लोगों को माइल्ड इलनेस हो रही है, लेकिन उसमें सिर्फ जो चेंज आया है वो एब्सोल्यूट नंबर में है। पिछली दफा जब हम आंकड़े देख रहे थे तो हमारे केसेस 1 लाख से कम थे। दिल्ली की बात करें तो हमारे केसेस 10-15 हजार ही थे, अब हमारे केसेस 25 हजार से ज्यादा हो गए हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो 1 लाख से कम हमारे केसेस थे, अब हम 3 लाख तक पहुंच रहे हैं। तो एब्सोल्यूट नंबर में हमारे जो केसेस हैं वो ज्यादा होंगे और हॉस्पिटल की डिमांड भी बढ़ेगी, तो इसीलिए जो है केसेस ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो एक्चुअल परसेंटेज में वो उतने ही बनते हैं। सिर्फ हमें थोड़ा सा अपने जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे एकदम केसेस बहुत ज्यादा राइज किए हैं, और उसके मैनेजमेंट के लिए हमें पूरी तैयारी करने की जरूरत है। किसी ने नहीं सोचा था कि दूसरी लहर में कोरोना इतना आक्रामक होकर वार करेगा। इसीलिए तैयारियों के लिहाज से जो अस्थायी व्यवस्थाएं की गई थी वो धीरे धीरे हटाई जाने लगी। दोबारा कोरोना इतनी तेजी से लौटा कि संभलने और तैयारियां करने का मौका ही नहीं मिला। कोशिशें शुरू हुई हैं। DRDO ने अहमदाबाद में ऑक्सीजन युक्त 900 बेड का अस्पताल केवल 10 दिन में तैयार किया, तो दिल्ली में हफ्ते भर में 250 ICU बेड हॉस्पिटल की शुरुआत कर दी। इसको सेटअप करने में टोटल 6 डेज हमने 6 डेज में फैसिलिटी सेटअप कर दी। 7th डे एवरीथिंग वाज चेक्ड बाय द डॉक्टर्स. Doctors are from Armed Forces Medical Services, and today is the 8th day. Patients are being taken. As you have seen,
It is already a large number of admissions have been done. पिछले साल 1000 बेड की ये फैसिलिटी थी, यानी कि शुरुआती ये इमरजेंसी वाला सेटअप करने के बाद अब आप लोग टारगेट कर रहे हैं 1000 बेड। एक्चुअली जो पिछले साल 1000 बेड्स थे उसमें आईसीयू बेड्स 250 थे। इस बार 500 बेड्स हैं जिसमें सारे के सारे आईसीयू हैं। तो इस बार मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि केवल वो पेशेंट जो सीरियस हैं, जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है, आईसीयू सपोर्ट की जरूरत है, केवल वो ही यहाँ पे आए। जो पेशेंट सिंपली कोविड पॉजिटिव हैं और जिनको वेंटिलेटर वगैरह की जरूरत नहीं है वो यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। हालांकि संक्रमण का पैमाना ऐसा है कि इन बेड्स को भरने में मिनटों का समय लग रहा है। इलाज के लिए बेड्स की कमी, जिंदगी के लिए सांसों की कमी, हर जगह ऑक्सीजन के लिए ऐसी मारामारी का सामना किया जा रहा है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि सिस्टम भी एक एक सांस के लिए तरस रहा है। अपना ऑक्सीजन लाइए, तभी अस्पताल में मरीज भर्ती करवाइए। जीटीबी हॉस्पिटल में जो भी एडमिट है, जीटीबी हॉस्पिटल सिलेंडर लेके हमारे पास भेज रहा है, फिल कराना है। नोएडा से 3 हॉस्पिटल के पेशेंट्स खुद सिलेंडर लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ने बोला हमें आप गैस रिफिल करा के आ जाइए। कह रहे हैं सिलेंडर का अरेंज आप खुद करो, तब हम आपके पेशेंट को लेंगे। अपना सिलेंडर लेकर आओ तब हम पेशेंट को लेंगे। हमारे पास सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है, आप ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद करके लेके आओ, उसके बाद हम सिलेंडर देंगे। अस्पतालों को भी ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आप किस हॉस्पिटल से आए हैं? मैं कॉस्मोस हॉस्पिटल से हूँ। आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर ओवर हियर और मैं डेली अपने यहाँ से गाड़ी लेके आ रहा हूँ, खुद से यहाँ से सिलेंडर रिफिल करा के ले जा रहा हूँ। इतनी शॉर्टेज है हमारे पास, 34 पेशेंट्स हैं एंड दे ऑल आर ऑन ऑक्सीजन। किस हॉस्पिटल? आई एम फ्रॉम लाइफलाइन हॉस्पिटल, प्रियदर्शनी विहार। कितना ऑक्सीजन है आपके पास? मेरे पास तो अभी आधे घंटे का ऑक्सीजन शॉर्टेज है ओनली। बस आधे घंटे का? आधे घंटे का ऑक्सीजन है। बड़ी मुश्किल से 2 सिलेंडर यहाँ से लिए है, बाकी अरेंज कर रहा हूँ ग्रुप में, जो DGHS का ग्रुप है। पेशेंट्स कितने? पेशेंट मेरे पास अभी 45 पेशेंट्स हैं। 45 पेशेंट्स हैं, ऑल आर ऑन ऑक्सीजन। जी हॉस्पिटल से आया हूँ मैम। ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से हो पा रहा है? हाँ मैम, लगभग अभी तो मिल ही रहा है और मारामारी तो खैर बहुत ही ज्यादा है, पर अभी जरूरत मिल जा रही है मैम। हॉस्पिटल के नाम से दे रहे हैं अभी हो जा रहा है। लेकिन आप लोग कोशिश बहुत करनी पड़ रही है मैम। पर जिसके पास जा रहे हैं मैम 1-2 सिलेंडर, 2-3 सिलेंडर मतलब एडजस्ट कर ही दे रहे हैं मैम। इस टाइम सिलेंडर की इतनी शॉर्टेज हो रही है बहुत ज्यादा। एक एक सांस के लिए मोहताज मरीज, एक एक सांस के लिए तड़पता सिस्टम। ताज्जुब नहीं कि अदालतों को भी सांसों की व्यवस्था के लिए रात बेरात सुनवाई करनी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आश्वासन दिया कि कोशिशें जारी हैं। ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी है। रिलायंस, टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील ने कोविड के इलाज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। सहकारी समिति इफ्को ऑक्सीजन के प्लांट लगा रही है, जहां से अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। साथ ही जरूरतों को पूरा करने के लिए 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के आयात का फैसला लिया गया है। आपको ये भी समझाते हैं कि मांग में कितनी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना से पहले लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO की मांग औसतन 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। कोरोना की पहली लहर में ये मांग 2,800 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई और दूसरी लहर में ये अब तक 5,000 मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। पर यहाँ हम आपको ये भी समझाते हैं कि पूरी क्षमता पर भारत का रोजाना ऑक्सीजन उत्पादन उसके सप्लाई से कहीं अधिक है। 12 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार देश में रोजाना की उत्पादन क्षमता 7,287 मीट्रिक टन है और रोज की खपत 3,842। मांग 5,000 मीट्रिक टन पहुंचने के बावजूद डिमांड उत्पादन क्षमता से कम है। फिर समस्या कहाँ है? जैसी गाड़ी आती है हमारी, हम यहीं से ही सप्लाई कर देते हैं।
कितनी देर में एक गाड़ी आपकी आकर? ये एक नॉट मोर देन 7 मिनट्स, नॉट मोर देन 7 मिनट। 7 मिनट में गाड़ी खत्म हो जाती है। नहीं, मैं वो टर्न राउंड बता रहा हूँ। इसका प्रोसेस है 6 आवर 7 आवर का, बिकॉज गाजियाबाद तक जाने में इसका 1-1.5 घंटा जाना, 1-1.5 घंटा आना, फिर वहाँ अनलोड होनी, बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं, फिर प्लांट पर लगना, वहाँ से फिर लोडिंग अपने आप करनी। दरअसल दिक्कत है ऑक्सीजन को निर्धारित अस्पतालों तक पहुंचाने की। कुल मिलाकर 3 समस्याएं हैं। लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उतनी संख्या में क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध नहीं है। संक्रमण का पैमाना बड़ा है और एक साथ कई अस्पतालों में कमी हो रही है। सिलेंडर और साथ में इस्तेमाल के लिए लगने वाले उपकरणों की भी किल्लत है। क्या लेने के लिए आए? सिलेंडर के ऊपर जो लगता है ऑक्सीमीटर, फ्लोमीटर, वो नहीं मिल रहा कहीं पर भी। हर जगह सब जगह घूम चुका, लेकिन नहीं मिल रहा। तो ऑक्सीजन जरूरत है, सिलेंडर मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, लेकिन अब उसके ऊपर फ्लोमीटर नहीं मिल रहा, क्या करें? इसके साथ ही राज्यों की मांग और आवंटन के तुलनात्मक आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 20 अप्रैल के बाद से दिल्ली की डिमांड 700 मीट्रिक टन की है, मिला 480। उत्तर प्रदेश की डिमांड 800 मीट्रिक टन, आवंटित हुआ 753। गुजरात की मांग 1000 मीट्रिक टन, आवंटित हुआ 975। कुछ राज्यों में उल्टा भी है। महाराष्ट्र की डिमांड 1500 मीट्रिक टन, आवंटन 1661। मध्य प्रदेश की मांग 445 मीट्रिक टन, आवंटन 543। छत्तीसगढ़ की मांग 215 मीट्रिक टन, आवंटन 227। इस बार कोरोना के लक्षण कुछ ऐसे हैं कि सांसों की दिक्कत ज्यादा आ रही है। हाहाकार का सबसे बड़ा कारण यही है कि ऑक्सीजन वाले बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे। यूं तो कोरोना के लिए कोई दवाई नहीं है, लेकिन इसका एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है और उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तहत जिन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी कमी की खबरें हर तरफ से आती रहती हैं। ये दावा किया जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति बदल रही है क्या? कहीं रेमडेसिविर नहीं है, कहीं फैबीफ्लू आउट ऑफ स्टॉक है। कोरोना की प्रिस्क्रिप्शन में जिस भी दवा का हल्का सा भी जिक्र होता है, वो दवा जैसे रातों रात गायब हो जा रही है। हमारी तरफ से जो मेडिसिन की कमी है, जो पीछे स्टॉक्स हमारे को आते हैं, वो हम कोशिश करें कि किसी तरह की भी कमी ना रहे। जो रेट पे हमारे को अवेलेबिलिटी होती है, अगर डिस्काउंट्स हमारे को कम भी मिल रहे हैं, तो हम इस टाइम एडजस्ट कर रहे हैं कि ताकि मेडिसिन आगे सप्लाई चेन में जाए। बट इसमें कई और रीजंस हैं कि पीछे से ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ रही है, ट्रांसपोर्ट्स के रेट हाई हो गए हैं, लेबर स्टाफ नहीं है, तो कुछ स्टॉक्स कम भी आ रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग में भी कम है। और एकदम से जो एक बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आई है सप्लाई चेन के अंदर, मतलब सप्लाई कम है नो डाउट, लेकिन रिक्वायरमेंट डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है और लोग इसको स्टॉक कर रहे हैं घरों में, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। रेमडेसिविर एक ऐसी दवा है जो जीवन रक्षक भी नहीं मानी जाती। सरकार की ओर से ये तय है कि वो केवल अस्पतालों में उपलब्ध हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद इसके लिए जद्दोजहद जारी है। स्थिति जो है वो गंभीर है और इसलिए हम सबको इकट्ठे मिलके काम करना है, क्योंकि हमें समझना चाहिए जो बीमारी है कोविड जो है 85% में ये माइल्ड डिजीज होती है। इसके लिए आपको ना ऑक्सीजन की जरूरत है, ना रेमडेसिविर की जरूरत है, ना एडमिशन की जरूरत है। ये आम बुखार और मामूली कोल्ड की तरह ही है। अगर आप अपनी आम जो बुखार की दवाई है वो लेंगे, जुकाम नजले की दवाई लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। एक तरफ महामारी का प्रकोप है, दूसरी ओर इस महामारी से लड़ने में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों की कमी है। हैदराबाद में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के लिए गिरफ्तारियां हुई, हिमाचल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के अवैध उत्पादन की जांच चल रही है और भोपाल में तो इस इंजेक्शन की चोरी तक का मामला सामने आया। हालांकि जैसे रेमडेसिविर के ये इंजेक्शन भोपाल में चोरी हुए, उसी तरीके से कोरोना की वैक्सीन चोरी हुई हरियाणा के जिंद में, लेकिन चोरों को जैसे ही ये पता चला कि ये कोरोना की दवाई है, वो एक माफी की पर्ची के साथ इन सारे वैक्सीन को लौटा गए। देखिए, जो वैक्सीन वो वापस रखे गए थे, उसके साथ एक नोट भी लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि सॉरी, मुझे पता नहीं था ये कोरोना की वैक्सीन है। कोरोना के समय में जो चीजें जरूरी हैं, उन सब की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। ये कमी आप भी महसूस कर रहे होंगे। हालांकि इसके कारण कई है। कोरोना से लड़ने में सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीन। वैक्सीनेशन की शुरुआत हिंदुस्तान में हो तो चुकी, लेकिन रफ्तार को लेकर कई सवाल उठाए गए। हालांकि एक
बहुत बड़ी आबादी को कम से कम आंकड़ों के हिसाब से, संख्या के हिसाब से जरूर वैक्सीनेट किया गया, लेकिन भारत की आबादी की तुलना में वो प्रतिशत के तौर पर बहुत कम बैठ रहे हैं। इसीलिए अब 1 मई से जब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला है, तो सवाल ये उठ रहा है कि कैसे। इस समय कोरोना वैक्सीन को लेकर 2 सवालों पर सबसे अधिक चर्चा है। पहला सवाल ये कि क्या मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी व्यस्त आबादी को वैक्सीनेट कर पाने में समर्थ होगा, और दूसरा सवाल ये कि क्या वैक्सीन की डोज के बावजूद संक्रमण हो रहा है। आइए हम पहले सवाल नंबर 1 का जवाब जानते हैं। यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, एक दिन में आप कितने लोगों को यहाँ वैक्सीनेट कर पाते हैं? हमारे पास कैपेसिटी 200-300 को भी करने की है, पर जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो अराउंड 100, कभी 90 हो गए, कभी 120 हो गए, तो इतने आ रहे हैं। तो अगर सारी अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है 1 मई से, तो कैसे संभव होगा अभी के पेस को देखते हुए? आई थिंक कि नंबर ऑफ सेंटर्स तो बड़े आराम से इंक्रीज हो सकते हैं। नंबर 1, हर एक सेंटर पे जैसे हम 100 कर रहे हैं, वी कैन डू अप टू 200 ऑल्सो, तो डबल तो करना बहुत आसान रहेगा। बट जो मेन लग रहा है कि वी शुड हैव अ सफिशिएंट स्टॉक ऑफ वैक्सीन, दैट अवेलेबिलिटी हैज टू बी देयर फॉर वी टू स्केल अप। भारत में अब तक 13 करोड़ 83 लाख 79,832 डोज वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दुनिया में अमेरिका के बाद ये सबसे अधिक संख्या है, लेकिन हमारी विशाल जनसंख्या के हिसाब से ये रफ्तार बेहद कम है। इसका सबसे बड़ा कारण है कम सप्लाई। कई जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स से वैक्सीन की कमी की वजह से लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। शुरुआत में वैक्सीन की कमी पर राजनीति के आरोप लगे थे, लेकिन अब सप्लाई बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला ने कहा है कि मौजूदा उत्पादन क्षमता को लगभग 60 मिलियन डोज से बढ़ाकर मई तक 100 मिलियन डोज किया जाएगा। साथ ही भारत बायोटेक की मौजूदा उत्पादन क्षमता को 5 महीने में 10 गुना बढ़ाने के लिए सरकार ने 3 स्टेट रन वैक्सीन उत्पादकों को चिन्हित किया है। मई के पहले हफ्ते से रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के भी भारत पहुंचने की संभावना है। केंद्र ने वैक्सीन खरीदने के लिए 4,500 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 3,000 करोड़ रुपए और भारत बायोटेक को 1,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वैक्सीनेशन के रास्ते में दूसरा रोड़ा ये भी है कि अभी भी कुछ लोग वैक्सीन लगवाने से झिझकते हैं। 5 अप्रैल को 43 लाख डोज के बाद रोजाना डोज की संख्या में गिरावट देखी गई। 12 से 18 अप्रैल के बीच रोजाना औसतन 28 लाख डोज दिए गए। पिछले रविवार को एक दिन में केवल 12,30,000 डोज पड़े। वैक्सीन की झिझक तोड़ना बहुत जरूरी है। वैक्सीन हेजिटेंसी है? यस, हेजिटेंसी अभी भी है, क्योंकि अगर आप देखें कि हमारे पास 45 to 60 प्लस के सारे हमारे जो लोग हैं वो कवर तो नहीं हो पाए हैं, ठीक है जी। और आजकल खास करके बिकॉज ऑफ कोविड और भी कम हो गया है, बिकॉज कोई घर से निकलना नहीं चाहता है कि भीड़ में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। सो दिस विल अगेन अ सेटबैक, पर जैसे थोड़े दिनों में काबू हो जाएगा तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू डू इट। और वैक्सीन हेजिटेंसी के लिए तो वही है, डॉक्टर्स को काम करना पड़ेगा, लेडीज को काम करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्र ने राज्यों को भी खरीद समेत कई अधिकार देने का निर्णय किया है और ओपन मार्केट में भी वैक्सीन उपलब्धता को लेकर कदम उठाए हैं। 1 मई से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन लगनी है, जिसके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है। सरकार को एहसास है कि मौजूदा सेंटर्स लगभग 50 करोड़ की आबादी को वैक्सीन लगाने में सक्षम नहीं होंगे, इसीलिए सेंटर्स की संख्या बढ़ाने पर भी काम चल रहा है। As soon as the centers which are going to offer vaccinations of people to people more than 18 years and above, they will have to register on the CoWIN portal and publish their schedule and timetable, because then and only then people who are registering on the platform will be able to make appointments with those centers.
हालांकि इस समय लोगों के मन में वैक्सीन की एफिकेसी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। चंद ऐसे मामले सामने आए जिसमें वैक्सीन की दोनों डोज मिलने के बाद भी व्यक्ति संक्रमित हुआ। इस पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की बात को जरा ध्यान से सुनिए। वैक्सीन लगाने से हम सीवियर डिजीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। वैक्सीन विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिजीज, नॉट इन्फेक्शन। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन से हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी जो हमें प्रोटेक्शन देगी कि अगर हमें कोविड हुआ तो हमें सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, हमें आईसीयू नहीं जाना पड़ेगा और हमारी जान बच जाएगी। लेकिन अगर हमें वैक्सीन लगा है, हमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर हम किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए तो हमारे गले और नाक में भी वायरस आ सकता है, हम पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं वैक्सीन के कारण, वो इस वायरस को आगे बढ़ने नहीं देगी और हमारे को डिजीज की सीवियरिटी को ज्यादा बढ़ने नहीं देंगी और माइल्ड डिजीज ही होगी, अब डिजीज होगी ही नहीं। यानी वैक्सीन बीमारी के लिए है, न कि संक्रमण के लिए। अगर दोनों डोज मिला व्यक्ति संक्रमित होता है तो उस पर संक्रमण का असर गंभीर नहीं होता। यही कारण है कि अधिक से अधिक आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करने की आवश्यकता है। साथ ही इन आंकड़ों पर भी नजर डालिए। सरकार के अनुसार प्रति 10,000 वैक्सीन प्राप्त लोगों में से 2 से 4 लोग ही संक्रमित हो रहे हैं। 21 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ 10 लाख लोगों को कोवैक्सीन लगी। इसमें 93 लाख को पहली डोज मिली, जिनमें 4,208 को संक्रमण हुआ, यानी 0.04%। 17 लाख लोगों को कोवैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी, जिनमें से 695 लोग संक्रमित हुए। ये भी 0.04% ही है। कोविशील्ड के आंकड़े भी देखिए, करीब 10 करोड़ लोगों को पहली डोज मिली, जिनमें से 17,145 लोग संक्रमित हुए। ये कुल संख्या का 0.02% है। 1.5 करोड़ लोगों को कोविशील्ड की दोनों डोज लग चुकी हैं, जिनमें से 5,014 लोग संक्रमित हुए, जो कि कुल संख्या का 0.03% है। कोरोना का संक्रमण इस समय बेलगाम है। ऐसी बातें की जा रही थी कि कहीं देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगा दिया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आजीविका बचाना भी बहुत जरूरी है। और उन्होंने सभी राज्यों से यह कह दिया कि अगर लॉकडाउन लगाना भी है तो अंतिम विकल्प के तौर पर उस पर विचार हो। लेकिन शायद कुछ राज्यों में स्थिति ऐसी रही कि अंतिम विकल्प ही ये नजर आया। इसीलिए कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं कुछ दिनों का मिनी लॉकडाउन तो कहीं वीकेंड का कर्फ्यू लगाना पड़ा है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है। दिल्ली में लॉकडाउन, महाराष्ट्र में 15 दिन का कर्फ्यू, झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, राजस्थान में जन अनुशासन पखवाड़ा, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में सप्ताहांत का कर्फ्यू, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात में रात का कर्फ्यू। सीरियस लॉकडाउन की जरूरत है और सीरियस लॉकडाउन का मतलब है जिस तरह से पहले सर्ज में लॉकडाउन था उस टाइप का लॉकडाउन चाहिए। परिस्थितियां बेकाबू हैं, लेकिन सबसे अधिक हाहाकार पहली लहर की तरह ही दूसरी लहर में भी महाराष्ट्र में। कुल मिलाकर देश के 1/4 मामले राज्य से हैं। सबसे अधिक मौतें भी महाराष्ट्र से हैं। इसीलिए महाराष्ट्र ने ही सबसे पहले और सबसे सख्त प्रतिबंध लगाए। लेकिन त्रासदी पर त्रासदी की मार ऐसी कि जिस ऑक्सीजन की कमी से लोग दो चार हो रहे हैं, वो ऑक्सीजन महाराष्ट्र के एक अस्पताल में लीक कर गया। सांसों की कमी से 22 लोगों की जान चली गई। 22 है वो इस अस्पताल में जो टाँकी बिठाई गई थी, उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेसिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का हाल भी बेहाल। 20 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 25,904 अस्पताल बेड कोरोना के लिए चिन्हित हैं। टेस्टिंग की रफ्तार बहुत धीमी है। मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव हैं, हालांकि आइसोलेशन से ही राज्य के हालात पर नजर बनाए हुए हैं।
पहली लहर में जिस तरह कोरोना को यूपी में नियंत्रित किया गया था, उसकी सराहना हर ओर हुई थी। लेकिन दूसरी लहर में त्राहिमाम है। टेस्टिंग सेंटर पर भीड़ लगी है, अस्पतालों के बाहर मरीज तड़प रहे हैं, चिताएं सारी रात जल रही। क्या था, मर गया। क्या ऑक्सीजन नहीं मिला? ऑक्सीजन नहीं मिला यहीं पे। और कब भर्ती किया था आपने? सुबह 9:30 प्लीज। सुबह 9:30 बजे। क्या कौन है आपका? वो बड़ा भाई है हमारा। तो क्या हुआ था? क्या कैसे मौत हुई? क्या हो गया? ऑक्सीजन नहीं? ऑक्सीजन नहीं लगे हुए 5 बजे लाइन पे सर, मरीज घर पे पड़ा हुआ है हमारा। 5 बजे से दौड़ रहे हैं, यहाँ से लाठी लेके चार्ज कर रहे हैं। लाइन लगे, नंबर आया तो भगा दिया, सिलेंडर लेके भगा दिया उन्होंने। दिल्ली का तो हाल ही क्या बयां किया जाए, कहने को पूर्ण राज्य भी नहीं, लेकिन संक्रमण के मामले में बड़े बड़े राज्यों को टक्कर है। देश की राजधानी होने के बावजूद ऑक्सीजन की भी कमी है, बेड्स की भी, दवाओं की भी। हिंदुस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर राजनीति नहीं होती। इसमें कोरोना की क्या बिसात। कहीं सुविधाओं, इलाज की बात को लेकर, तो कहीं लॉकडाउन की बात पर हर ओर से जमकर राजनीति हो रही है। हालांकि किसी की भी सत्ता हो, कोई सा भी राज्य हो, कोरोना की दूसरी लहर के सामने लगभग सब नाकाम दिख रहे हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। नए कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत दुनिया में सबसे आगे है। हालात इस हद तक बिगड़ गए हैं कि इस वक्त दुनिया में कोरोना के सामने आते मामलों में 35% केस भारत से आ रहे हैं। भारत के बाद ब्राजील से 8%, अमेरिका से 7% मामले आ रहे हैं। यानी भारत में किसी भी दूसरे देश के मुकाबले 4 गुना मामले ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि अप्रैल की शुरुआत में भारत में दुनिया के 10% मामले आ रहे थे, लेकिन महज 2 हफ्तों के अंदर भारत में संक्रमण के मामले 10% से 35% पहुंच गए। आसान भाषा में समझा जाए तो इस समय दुनिया में कोरोना से संक्रमित हुआ हर तीसरा व्यक्ति भारतीय है। अमेरिका, भारत और ब्राजील में कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है। करीब 3.25 करोड़ मरीजों के साथ अमेरिका कोरोना संक्रमण से सबसे बुरी तरह से प्रभावित देश है। इसके बाद भारत, ब्राजील, फ्रांस और रूस है। भारत में कोरोना की पहली लहर से लेकर अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 60 लाख को पार कर गई है। हालांकि इसमें से करीब 1 करोड़ 35 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। तेईस अप्रैल को देश में कोविड के 3,46,786 ताजा मामले दर्ज किए गए, जो किसी भी देश में एक दिन में दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 8 जनवरी 2021 को अमेरिका में एक दिन में 3,669 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। भारत में पिछली कोरोना लहर के दौरान 7 सितंबर को एक दिन के सबसे ज्यादा 98,795 लोग संक्रमित हुए थे। भारत के बाद संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर ब्राजील है। ब्राजील के लिए चिंता की बात यह है कि उसकी आबादी कहीं कम है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव भी जारी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हों, ताकि देश कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीत सके। कोरोना की दूसरी लहर किसी कहर से कम नहीं है। जरूरत है एकजुटता की, संयुक्त प्रयासों की। श्वेत पत्र में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।